Dear students of 11th class, as you know, we are discussing our 10th chapter, Constitution as a living document. So we are discussing this chapter. In this chapter, now today's topic is procedure for the amendment of the Indian Constitution. That means our today's topic is procedure for the amendment of the Indian Constitution, or how we can amend the Indian Constitution by the procedures, or we can say discuss in brief the procedure for the amendment of the Indian Constitution. यानी हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार हैं जिनसे हम कॉन्स्टिट्यूशन आइन को हम तरमीम करेंगे। यानी अगर हमें आइन में तरमीम करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार हैं, ये हमें आज टॉपिक है। The method of amending the constitution in India is neither very difficult nor so easy. The framers of the Indian constitution adopted the middle path and made the Indian constitution neither too rigid nor too flexible. The procedure of amendment is mentioned in Article 368 that gave us three types of procedures for amending the Indian constitution. यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना रिजिड है और ना फ्लेक्सिबल है। यानी उसको अमेंडमेंट करना अब ना डिफ़िकल्ट है और ना इजी भी है। यानी जो हमारे फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाने वाले थे, उन्होंने इसके लिए एक दरमियानी रास्ता अख्तियार किया है, और वो रास्ता यही है, इट शुड नॉट बी रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल फॉर अमेंडमेंट। यानी ना ये डिफ़िकल्ट हो ना या इजी हो यानी अमेंडमेंट करने के लिए। तो उनको मालूम था, जो हमने पिछले एक टॉपिक में पढ़ा है कि दे वर द फॉर साइटेड, यानी उनको मालूम था कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोसाइटी की जो चेंजेस है, पैटर्न जो हैं वो तब्दील होते चले जाएंगे, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करना पड़ेगी। तो इसके लिए तभी ये ना रिजिड है और ना फ्लेक्सिबल है, यानी डिफ़िकल्टी भी नहीं है, इजी भी नहीं है। तो इसलिए हमारे इस आइन में जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास एक आर्टिकल है, यानी अमेंडमेंट करने के लिए भी एक आर्टिकल है जो आर्टिकल 368 है। यानी ये ही आर्टिकल 368 हमें प्रोसीजर बता रहा है, यानी किस तरह आप अमेंडमेंट करेंगे। यानी उसने अब इस आर्टिकल ने हमें तीन तरीके दिए हैं, यानी तीन तरीक़ों से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं इस आइन में। वो ये है कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ ज़रूरत है, 2/3 मेजॉरिटी कहाँ ज़रूरत है, स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ आपको ज़रूरत है, और यहाँ इनमें किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये वहाँ आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो हम चलते हैं, अब पहला पॉइंट जो हमारे पास है, अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे। यानी सिंपल मेजॉरिटी, और वी कैन से वर्किंग मेजॉरिटी, यानी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। So there are certain articles of the Constitution which can be amended by a simple majority. The articles which can be amended in this way are concerned with matters like the admission of new states into India, creation of new states, to change the territory boundary or make of any state, that is in first and fourth schedule, which we require for those amendments. Similarly, the parliament may by simple majority create or abolish a legislative council on the recommendations of the legislative assembly of the state. The parliament has authority to increase the jurisdiction of the Supreme Court. It may create high courts for the union territories.
It may entrust additional functions to the Public Service Commission. The Parliament is also empowered to lay down some more qualifications of the Parliament and the state legislatures. The pay and allowances of the members of the Parliament and the central ministers are fixed by the Parliament by simple majority under Article 368. यानी जो सिंपल मेजॉरिटी जो हम अमेंडमेंट करते हैं ये हम कहाँ करेंगे, यहाँ हमें अगर कोई स्टेट चाहे यानी कोई हम यहाँ कह सकते हैं यानी कभी कोई मुल्क भी किसी के साथ मिलना चाहता है यानी इंडिया के साथ मिलना चाहता है यानी कोई न्यू स्टेट इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहता है, यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। या क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट या हिंदुस्तान के अंदर कोई नई स्टेट बनानी है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। जिस तरह हमने तेलंगाना को बनाया, बाकी यानी लास्ट पर ये तो बाकी और भी स्टेट से जो बन गए, तो इस तरह से इनके लिए यानी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। या अगर किसी स्टेट की बाउंड्री जो है, टेरिटरी बाउंड्री जो है, उसको चेंज करना है यानी स्टेट बनाना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और इन चीज़ों के लिए हमें फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल की ज़रूरत है। यानी इसका मतलब है हमारे ये सब्जेक्ट जो हैं ये फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में आते हैं और ये रिक्वायर हैं हमें अमेंडमेंट्स के लिए। तो इसी तरह पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट और एबॉलिश यानी ख़त्म भी कर सकता, बना भी सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ होता है, वो स्टेट्स में होता है, जिन्हें हम MLCs के नाम से जाने जाते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो स्टेट्स में होता है। तो उस काउंसिल को यानी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से क्रिएट भी कर सकता है, एबॉलिश भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्टेट रिकमेंडेशंस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो ज़रूरत होती है। यानी अगर स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंड करता है कि मुझे क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल या मुझे ख़त्म करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके लिए भी पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तो यह ऐसा कर सकता है। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ रियासत की वो रिकमेंड करना चाहिए। तो दूसरा ये है यानी जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को, ये इसको इनक्रीज़ कर सकता है, यानी जो इसका हदूद इख्तियार है वो इसको बढ़ा सकता है। यानी और ये पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से है किसी भी यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट बना सकता है और पब्लिक सर्विस कमीशन को मज़ीद फंक्शन दे सकता है। और पार्लियामेंट के पास ये भी पावर्स है कि वो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके क्वालिफ़िकेशंस को वो बना सकता है, नए तरीक़ों से बना सकता है, कोई नया चेंज ला सकता है, और उनके जो अलाउंसेस है, पे है, वो भी यही पार्लियामेंट ही बना सकता है। यानी सेंट्रल मिनिस्टर्स के जो पे अलाउंसेस फिक्स कर सकता है। ये हमारे 368 आर्टिकल में दिया गया है कि किन सब्जेक्ट्स के ऊपर यानी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है और तरमीम कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमारे पास दिया गया है इस आर्टिकल 368 में, इन अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा पॉइंट जो है वो है अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी। यानी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें अमेंडमेंट करने के लिए। यानी 2/3 मेजॉरिटी यानी टोटल मेंबर्स अगर हमारे पास 545 मेंबर्स हैं इस वक्त लोकसभा में, तो उसमें 2/3 जो इनका मेजॉरिटी आता है, यानी वो मेजॉरिटी जो है वो हमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। यानी हम कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि 50 + 25 यानी यहाँ हमें 2/3 बनता है, यानी जो मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी बनता है वो कितना होता है। तो उस तरीके से हमें कहाँ अमेंडमेंट करना पड़ता है, यानी इजाज़त देता है हम आर्टिकल 368। यानी द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन in the article 368. The article or subjects
which are not given in the article can be amended by the parliament alone with special majority. जो इसमें नहीं दिया गया है, यानी इस 368 में जो आर्टिकल या सब्जेक्ट कोई नहीं दिया गया है, तो उसको भी हम पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं. यानी द बिल फॉर सच एन अमेंडमेंट में बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी वन ऑफ द टू हाउसेस. यानी वो बिल यानी अमेंडमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस हमें करना है एनी वन ऑफ द टू हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा, यानी इनमें से एनी वन ऑफ द हाउस. यानी उसको वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी से हम वहाँ पार्लियामेंट में अमेंड कर सकते हैं. If both the houses pass it with absolute majority and 2/3 majority, अगर दोनों हाउसेस जो हैं इसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं, तो ये एक बिल जो है ये इंट्रोड्यूस होता है. तो यहाँ मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, यानी वो क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 majority. This refers to majority of 2/3 members present and voting supported by over 50% of the total strength of the house. यानी वहाँ 2/3 मेंबर जो हो हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 2/3 मेंबर जो होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, 50% का सपोर्ट मिलना चाहिए. तो हम इससे कहते हैं कि ये है यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट. तो बाद में ये किसके पास चला जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है. जब प्रेसिडेंट इसका अपना साइन करता है तो ये एक एक्ट बन जाता है, यानी ये बिल जो है ये कानून बनता है. ये both the houses pass it with absolute majority and 2/3 majority of the members present and voting, it will be sent to the president. The constitution will stand amendment on that point when that bill is signed by the president. तो ये हमारा था, यानी 2/3 मेजॉरिटी से इस प्रोसेस से हम किस आर्टिकल को यानी एक बिल पास कर सकते हैं हाउस में, किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, और ये फिर एक एक्ट बन जाता है. तो थर्ड जो प्रोसीजर है दैट इज़ अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर. ये तीसरा प्रोसीजर है जो हमें आर्टिकल 368 बता रहा है. यानी इफ़ एन amendment is concerned with the article and the subjects given in the article 368, it must be approved by 50% of the states after being passed by both the houses with absolute majority and 2/3 majority of the members present and voting. The amendment will come into force after being signed by the president. The subjects given in article 368 are election of the president, the manner and election of the president, extent of executive power of the union, extent of executive power of the states, high courts for union territories, union judiciary, the high courts in the states, legislative relations between center and states, list of 7th schedule, the presentation of states in parliament, and article 368 itself. यानी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमें अमेंडमेंट करना है, जो हमारे पास 368 में आता है और 368 itself भी आता है, इसमें खुद भी आता है ये आर्टिकल. तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में, और स्टेट्स जो हैं 50% ऑफ स्टेट्स जो हैं वो अप्रूव इसको करने चाहिए. यानी इट मस्ट बी अप्रूव बाय 50% ऑफ स्टेट्स आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द बोथ हाउसेस विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी. यानी जो हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी हमने आपको बताया, यानी विच रेफर्स टू मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय ओवर
50% of total strength of the house. That is called absolute majority and 2/3 majority of the members present in the voting. यानी इसके लिए हमें ज़रूरत है यानी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमने बताया आपको यानी इनके लिए यानी एक तो आर्टिकल 368 इटसेल्फ है और जो बाकी आर्टिकल्स हैं तो इनके लिए भी हम ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ये पार्लियामेंट के हाउसेस ही नहीं बल्कि हमें स्टेट्स की भी यहाँ ज़रूरत है क्योंकि इनको स्टेट भी अप्रूव करना चाहिए, कम से कम 50% स्टेट्स का अप्रूवल होना चाहिए यानी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अमेंडमेंट करने के लिए। तो यानी एक तो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी 2 हाउसेज जो पार्लियामेंट है और स्टेट के जो 50% स्टेट्स अप्रूवल होना चाहिए तो फिर इसमें इन चीज़ों में अमेंडमेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 3 तरीके दिए हैं, 3 तरीके प्रोसीजर हैं अमेंडमेंट करने के लिए, तो ये हमारे इस आर्टिकल 368 जो अलो करता है। तो लास्ट में जो हमने बताया आपको इसमें इटसेल्फ आर्टिकल 368 अमेंड हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो व्हाट्सएप पे लिख लीजिए या फ़ोन कर सकते हैं एंड दैट विल बी क्लियर। थैंक यू।